गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। बीच में यूनिट टेस्ट आ गए थे ना, तो चैप्टर थोड़ा सा रह गया था। हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र की किताब से संस्थाओं का कामकाज ना, कैसे संस्थाएं काम करती, जिसमें हमने एक आदेश के बारे में देखा था, साइन हुआ था। फिर उस आदेश की वजह से पूरे देश में बहुत गड़बड़ी फैल गई थी। फिर न्यायपालिका ने उसको सॉल्व किया था। फिर हमने देखा कैसे संस्थाएं काम करती हैं, संस्थाओं में कौन कौन लोग होते हैं। तो उसमें हमने देखा था संसद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। आज हम देखेंगे देश के राष्ट्रपति और देश की न्यायपालिका के बारे में। तो पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। एक और जहां प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल होता है, प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का ही प्रयोग करता है, यानी कि सारी पावर जो है काम करने की वो तो प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास और नाम के अधिकारों का ही प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन की महारानी की तरह है। जैसे ब्रिटेन में महारानी ना, क्वीन है, वो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन सारे अधिकार वहां पर कैबिनेट या संसद के पास है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वो राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे, यानी काम पर निगरानी भी रखता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चयन जो है, जो चुनाव है, वो जनता के द्वारा सीधे नहीं होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के बहुमत हासिल करना होता है, संसद का और राज्य की विधानसभाओं का बहुमत चाहिए होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह से प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति वो ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति कुछ कर सके, यानी राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री के पास ज्यादा अधिकार हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होती है। इनकी मैंने कहा ना, वो साइनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास है। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों को नियुक्त करने का भी अधिकार, यानी साइनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास, यानी सलाह तो कोई और देता है, लेकिन राष्ट्रपति के साइन से वो लागू हो जाता है। राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। जैसे मैंने कहा ना कि सलाह कोई और देता है, तो मंत्रिपरिषद ये सलाह देती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह तो सकता है, लेकिन अगर वो सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य है। यानी एक बार थोड़ा सा डिले तो करवा सकता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि नहीं तुम इस कानून को बदलो या ऐसा करो। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती तो उसे उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो स्वविवेक से करनी चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करते। हमने पहले देखा है जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था कि जो भी पार्टी बहुमत दल का नेता, बहुमत दल बनता है, जो भी चुनती है, बहुमत दल में आता है, या जो भी पार्टी चुनाव जीत कर आती है, वो अपने में से एक मुख्य नेता को चुनते, प्रमुख को चुनते। वो प्रमुख नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनाता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया तो है, राष्ट्र अध्यक्ष तो है, लेकिन नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका बहुत पावरफुल है हमारे देश की। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते जिससे हमने शुरुआत की थी ना, याद है वो आदेश। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद करो कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। अगर सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं करता तो क्या होता, देश में लड़ाई झगड़ा चलता रहता, खून खराबा होता रहता, लोग मरते रहते। लेकिन न्यायालय ने जो फैसला सुनाया तो सबको वो मानना पड़ा, इसे हर किसी ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से न्यायालय जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अदालत भी कहते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इसको न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय,
राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। हम 8th में सीख चुके हैं ये कि कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं ना, तो वो हमने सीख चुके हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको मानना होता है। और इनके पास कौन कौन सी सुनवाई के लिए आते हैं विवाद, जो मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास या न्यायालयों के पास? देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जो भी ऐसा मामला होता है तो देश और नागरिक के बीच में हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, तो ऐसे कोई भी विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसका मतलब यह है कि वो विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं, ना प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, ना राष्ट्रपति के नियंत्रण में, ना संसद के नियंत्रण में। न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करते, यानी जो मेन जज है सुप्रीम कोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश जो है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उसको चुनता है। फिर जब मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बाकी सारे न्यायाधीश जजेस चुने जाते हैं। इस प्रकार से न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती। इतना अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा कानून बन गया है जिससे देश का नुकसान है, देश के हित में नहीं है, तो वो ऐसे कानून को अमान्य या अस्वीकार कर सकता और वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसे संवैधानिक वैधता तय करते हैं, यानी फिर संविधान के मुताबिक देखा जाता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जज करता है, संविधान के मुताबिक देखा जाता है कि अगर कोई कानून बना है तो वो कानून क्यों गलत है, उसके हिसाब से उस कानून को गलत माना जाता है और फिर उसको वैध नहीं माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे भी अधिकारों का हनन होता है, जैसे हमारे को कई मौलिक अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कई अधिकार हम लोगों को मिले हुए। अगर हमारे उन अधिकारों का भी उल्लंघन कोई करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हम वो केस लड़ सकते हैं और फिर अगर वो सही होगा तो हमारे ही पक्ष में फैसला होगा। इस तरीके से बेटा न्यायपालिका हमारे देश की बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है। हमने आज देख लिया संस्थाओं का कामकाज, हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। एक और बात तुम लोगों को बतानी कि प्रोजेक्ट जो भेजा गया है, तुम लोगों को प्रोजेक्ट भेजा ना सिक्किम के से रिलेटेड, सिक्किम स्टेट से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट को इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना। क्या टॉपिक है, सब टॉपिक्स क्या है, वो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और प्रोजेक्ट हमें मालूम है कि फाइल में ही बनेगा, एक फाइल ले लेना, उसमें पेजेस लगेंगे और कोशिश ये करना बटन वाली फाइल मत लेना जिसमें होल करके करते हैं ना, पेजेस में होल करके फिर फाइल के अंदर लगाते हैं, ऐसी फाइल लेना। और मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, ऑडियो भी भेज दिया है तुम लोगों को, वो ध्यान से देख लेना, सुन लेना और उसी के हिसाब से काम करना है। और जितने सब टॉपिक्स हैं, यानी 5 सब टॉपिक्स हैं, हर सब टॉपिक के 2 पेजेस होंगे और अगर फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रहे तो 3 पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और हमें सब इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, वो बहुत ही खूबसूरत राज्य है, पहाड़ी स्टेट है। हमें इस तरीके से उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हम जा तो नहीं पाए हैं, हो सकता है में से कोई गया भी, लेकिन हम तो नहीं गए हैं, मैं तो नहीं गई हूँ।
सुना ही है, तो इस तरीके से हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हमें पता लगेगा कि वो कैसा राज्य है, कितना खूबसूरत है, फोटोग्राफ्स भी लगाएंगे और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाएंगे।